बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आप आज इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ के सिलसिले में जो हाउ टू लर्न टेंसेस का हमने सिलसिला शुरू किया है उसका लेक्चर नंबर 21 मैं लेके हाज़िर हुआ हूँ। और आज का जो लेक्चर है वो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए। ठीक है बच्चों, जिस तरह पिछली दो वीडियोस जो थी, एक थी पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक थी फ्यूचर पास्ट इंडेफिनिट। मैंने आपको कहा था कि मैं ये जो इंडेफिनिट्स हैं इन तीनों को अलग अलग पढ़ाऊँगा और उनका मकसद अलग करने का यही था कि ये तीन टेंस मेजर टेंस हैं, यानी ये मदर्स हैं इन तमाम टेंसेस के। और इनके बाद जो हम टेंस पढ़ेंगे, यानी कॉन्टीन्यूस हम पढ़ेंगे तो हम तीनों इकट्ठे पढ़ेंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। परफेक्ट पढ़ेंगे तो इकट्ठे पढ़ेंगे, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस पढ़ेंगे तो इकट्ठे पढ़ेंगे। लेकिन ये जो टेंस हैं ये हम अलग अलग पढ़ रहे हैं और उसकी मेन वजह ये है ताकि हमें सारी नोहा हो जाए कि टेंस जो है वो अपना क्या रोल प्ले करता है। ठीक, तो जिस तरह हर वीडियो में जो हमारा स्टार्ट होता है वैसे ही हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन के फ्यूचर इंडेफिनिट की डेफिनेशन क्या है। तो बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट की डेफिनेशन भी वही है जो प्रेजेंट की थी कि अ टेंस जो कि ऐसे एक्शन के बारे में बताए विच टेल्स अस अबाउट सच एन एक्शन दैट विल हैपन, यानी वो जो होगा आने वाले वक्त। फ्यूचर का मतलब क्या है? जो मुस्तकबिल में होगा, विल हैपन। कैसे होगा? अब वो हैबिचुअली भी हो सकता है, इट कैन बी हैबिट। ठीक है, इट कैन बी रूटीन, अब वो रूटीन के तहत भी हो सकता है, आदतन भी हो सकता है। ठीक है, कोई फैक्ट ऑफ लाइफ भी हो सकता है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी हो सकता है, और सबसे बढ़कर कोई सिंगल एक्शन भी हो सकता है कि एक ही एक्शन, एक ही वाक़या जो फ्यूचर में होगा, ये नहीं कि कोई बार बार हो, बार बार भी हो सकता है। मैंने कहा ना, हैबिचुअल भी हो सकता है और एक दफ़ा भी हो सकता है। हम कहते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। ठीक है, फिर चूँकि हम L2 सीख रहे हैं, L1 से L2 हमारी L1 इन्वॉल्व है, तो हम देखते हैं कि जब उर्दू में इन फ़िक्रों को बोला जाता है तो ये फ़िक्रे अमूमन एक्टिव सेंस में अगर हो तो ये गा, गे और गी पर ख़त्म होते हैं। इनकी आइडेंटिटी ये है कि ये गा, गे, गी। वो लाहौर जाएगा, वो मुझे मिलने मेरे घर आएगा, मैं उससे मिलूँगी। ठीक है, वो हमसे मिलेंगे। ठीक है, तो ये गा, गे, गी के सेंस में यूज़ होता है। जबकि पैसिव की सूरत में गा, गे, गी से पहले क्या लग जाता है? उसी तरह जाए, इधर जा नहीं लगना। देखो ना, बजट पेश किया, जा गा नहीं, जाएगा। असेंबली में बजट पेश किया जाएगा, नतीजे का ऐलान किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जिसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज़रूरी नहीं होता कि ये जाए कोई हदीस नहीं है। अगर आ जाए बजट का ऐलान होगा तब भी ये पैसिव है, या नतीजे का ऐलान होगा तो तब भी ये ज़रूरी कि जाए का लफ्ज़ आ जाए। सो बच्चों, जाए सिर्फ हमने उर्दू की आसानी के लिए रखा हुआ है, वरना इसका कोई ऐसा काम नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके फार्मूले पे। फार्मूला बहुत सिंपल है कि एक्टिव के फ़िक्रे में सबसे पहले फिर क्या आएगा? वही पहले जनरल ज़हन में रखें कि पहले सब्जेक्ट आना है, फिर वो हेल्पिंग वर्ब आना है, वर्ब आना है और ऑब्जेक्ट आना है। इधर चूँकि हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और पैसिव में शफल हो जाएंगे, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह वही चीज़। तो एक्टिव का फार्मूला बच्चों क्या होगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, और सब्जेक्ट का मतलब होगा काम करने वाला। सब्जेक्ट का मतलब क्या होगा? काम करने वाला, प्लस शैल विल लगेगा। ठीक है, प्लस V1। और जब मैं V1 कह रहा हूँ तो इसका मतलब है फर्स्ट फॉर्म, नो एस और ES। इसमें कोई पर्सन मैटर नहीं करता, इधर कोई भी पर्सन हो। V1 का मतलब है फर्स्ट फॉर्म, एंड व्हेन आई से फर्स्ट फॉर्म इट मीन्स इन्फिनिटिव फॉर्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इन्फिनिटिव फॉर्म इस्तेमाल होगी। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी जिस पर काम किया जा रहा, प्लस एक्सटेंशन, वही PMRT, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। जब हम पैसिव करते हैं सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया, शाबाश। शैल विल, अब चूँकि शैल विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, और आपको क्या रूल पढ़ाया था कि अगर हेल्पिंग वर्ब एक्टिव के फ़िक्रे में पहले से हेल्पिंग वर्ब हो जो कि ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में था ना पास्ट इंडेफिनिट में था, तो ये पहली दफ़ा है। तो अब ये रूल सीख लें हमेशा के लिए, हर टेंस के लिए। अगर एक्टिव के फ़िक्रे में पहले से हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो तो पैसिव करते वक्त उस हेल्पिंग वर्ब को हम बिल्कुल चेंज नहीं करते, जैसे ऊपर लिखा होता है वैसे ही नीचे आ जाता है। अगर फ़र्ज़ करें इज़ एम आर है तो इज़ एम आर ही आ जाएगा, वॉज वर है तो वॉज वर ही आ जाएगा अगले टेंसेस में। चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव में कोई
हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। पास्ट इंडेफिनिट में कोई नहीं होता, इसलिए पिछले जो 2 लेक्चर्स थे उनमें ये चीज़ नहीं आई। ये फर्स्ट टाइम अब है कि शेल विल चूँकि मौजूद होना है, शेल विल ने हेल्पिंग वर्ब पहले से है एक्टिव में, वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। और अगला रूल ये है, हमें पता है कि वर्ब जो होता है एक्टिव का, इट विल चेंज इनटू हेल्पिंग वर्ब। अब वर्ब ने, इसका मतलब एक हेल्पिंग वर्ब तो ऑलरेडी है। अगर आपको लेक्चर नंबर 17 मेरा याद है तो मैंने कहा था अगर एक्टिव में एक हेल्पिंग वर्ब हो, कोई ना हो, तो पैसे में एक आ जाएगा। अगर एक्टिव में एक हो तो पैसे में 2 हो जाएंगे। अगर एक्टिव में 2 हों तो बच्चों पैसे में 3 हो जाएंगे। अगर 3 हो तो 4 हो जाएंगे। हालांकि इस तरह होते तो नहीं, वैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ कि एक बढ़ना है। और वो क्या बढ़ना है? वर्ब इज गोइंग टू चेंज इनटू हेल्पिंग वर्ब। वर्ब इज गोइंग टू चेंज इनटू, तो इसका वर्ब क्या है? V1। अब V1 का हेल्पिंग वर्ब बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पढ़ा, V1 का हेल्पिंग वर्ब इज MR। इधर इज MR लग सकता है शेल विल के होते हुए। अब ये भी रूल याद रखना है, अगर एक हेल्पिंग वर्ब फिक्रे में पहले से मौजूद हो, जिसको हम ऑक्सिलरी भी कहते हैं, तो उसके बाद अगर V1 हो तो वो V1 हमेशा 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 B में तब्दील होगा। किस में तब्दील होगा? B में। सो V1 एक्टिव में है तो पैसे में क्या बन जाएगा? B। तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आ गया? शेल विल, उसके बाद क्या आ गया? B। अब ये B आया, पास से लगाया? नो। वर्ब चेंजेस इनटू हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्लस क्या लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद फिर वही एक्सटेंशन PMRT का रोल वही है, वो कभी भी तब्दील नहीं होगा, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं कि शेल विल की यूजेज में थोड़ा सा फ़र्क है, और इसमें कुछ इंग्लिश यूजेज है, कुछ पाकिस्तानी तरीके से है। अमूमन हम देखते हैं कि शेल जो है हम इस्तेमाल करते हैं विद फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वी यूज़ शेल। आई शेल, वी शेल, ठीक है। सेकंड और थर्ड पर्सन यानी यू विल, ही विल, दे विल हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारी जो यूजेज है, इंग्लिश की भी ये यूजेज है कि अगर फ़िक्रे में ज़ोर दिया जा रहा हो कि ज़रूर की सेंस दी जा रही हो, और हम ज़रूर की इंग्लिश ना लगाना चाह रहे हो, ज़रूर की अपनी भी तो एक इंग्लिश है ना, वो ज़रूर आएगा तो मैं कहूँगा ही विल डेफिनेटली कम। लेकिन ज़रूर की जगह अगर हम चेंज करना चाहें तो हम शेल की जगह विल और विल की जगह शेल, यानी जब मैं कहूँगा ना आई शेल तो इसका मतलब ज़रूर नहीं है, लेकिन मैं कहूँ आई विल तो ये ज़रूर है, ठीक है। उसके बाद मैंने बच्चों आपको ये बताया, तो शेल चेंजेस इनटू विल एंड विल चेंजेस इनटू शेल के सेंस में अगर फ़िक्रे में ज़रूर, डेफिनेटली ज़रूर की सेंस आ जाए। लेकिन बच्चों इंग्लिश बुक्स जो हैं, अगर हम इंग्लिश बुक्स को पढ़ते हैं, क्योंकि हमने इंग्लिश, मैंने बार बार आपको कहा, हमने इंग्लिश अंग्रेज़ों की सीखनी है। इंग्लिश बुक्स जब हम पढ़ते हैं तो वो इतना ज़्यादा इन चीज़ों पे वो तो यहाँ तक अब कुछ बुक्स कहती हैं कि आप रेमंड मर्फी को आप देख लें, वो कहता है कि शेल विल लगाएं ना, सिर्फ विल लगाएं हर जगह, ज़रूर की सेंस हो ना हो, कुछ भी हो, जस्ट यूज़ विल। लेकिन फिर भी चूँकि हम ट्रांसलेशन के आदी हैं, हम ज़रा ध्यान रखते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा इन रूल्स का पता होना चाहिए। तो 3 रूल्स हो गए। पहला कि फर्स्ट पर्सन के साथ शेल, सेकंड के साथ और थर्ड के साथ विल, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अगर ज़रूर की सेंस आ जाए तो रीशफल कर लें, शेल की जगह विल, विल की जगह शेल, यानी मीन्स आई शेल, लेकिन ज़रूर आ जाए तो आई विल, ही विल तो ज़रूर आ जाए तो ही शेल, ठीक है। उसके बाद आ गया बच्चों कि मैंने कहा जैसे मॉडर्न इंग्लिश में वो ऐसे आज चेंज, मिसाल 1-2 देखते हैं। वो कल शाम को मेरे घर आएगा, कल जो भी आनी, कल शाम को मेरे घर आएगा, कौन आएगा? वो आएगा। सब्जेक्ट कौन है? वो, ही विल, विल, और वर्ब की फर्स्ट एक्टिव का फिक्र है, ही विल कम टू माई हाउस टुमारो इवनिंग। वो कल शाम को मेरे घर आएगा, ही विल कम टू माई हाउस टुमारो इवनिंग, ठीक है। अब इसको मैं इस तरह में बोल सकता हूँ, ही विल कम टू माई हाउस इन द इवनिंग टुमारो। अब इन द इवनिंग को मैं पहले 2 टाइम है ना, टुमारो भी और इवनिंग भी, मैं इनको आपस में चेंज भी कर सकता हूँ। फिर सुन लें, वो कल शाम को मेरे घर आएगा, ही विल कम टू माई हाउस टुमारो इवनिंग। ये ज़्यादा आसान है, अंग्रेज़ ज़्यादा इस तरह बोलेगा, लेकिन अगर हम लफ्ज़ी तर्जमे की तरह जाएँ तो हम कहेंगे ही विल कम टू माई हाउस इन द इवनिंग। अगर इवनिंग को शुरू में लाना है तो फिर इन द भी साथ लगाना है, क्योंकि हमने प्रेपोजिशन में पढ़ा था कि इवनिंग के साथ इन द लगता है, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, ठीक है ना। तो इन द लगाएंगे, ठीक है। ही विल कम टू माई हाउस इन द इवनिंग टुमारो, या ही विल कम टू माई हाउस टुमारो इवनिंग। एक और मिसाल, वो अपने दोस्त की मदद ज़रूर करेगा, वो अपने दोस्त की मदद
ज़रूर करेगा। कौन करेगा? वो फिर एक्टिव का फिक्रा, ठीक है, लेकिन इसमें ज़रूर आ गया। अब इसको बच्चों हम दो तरीके से तर्जुमा कर सकते हैं। एक तो हम ज़रूर की इंग्लिश लिख दें। ज़रूर की इंग्लिश क्या होती है? डेफिनेटली, सर्टनली, श्योरली, ठीक है। तो हम इसको इसका तर्जुमा कर सकते हैं, ही विल डेफिनेटली हेल्प हिज फ्रेंड। ही विल डेफिनेटली, लाजमी, हेल्प हिज फ्रेंड, ठीक है। या अगर मैं डेफिनेटली नहीं लगाना चाहता तो फिर विल को किस में बदलूं? शैल में बदलूं। तो फिर क्या होगा? ही शैल हेल्प हिज फ्रेंड। तो शैल का मतलब, जब ही शैल हेल्प हिज फ्रेंड का मतलब हो गया, अंडरस्टूड हो गया कि उसमें ज़रूर की सेंस जो है वो आ गई, ठीक। उसके बाद वक्त से पहले मैच ख़त्म कर दिया जाएगा। वक्त से पहले मैच ख़त्म कर दिया जाएगा। मैच ख़त्म कर दिया जाएगा। मैच खुद ख़त्म होगा, कोई करेगा? कोई करेगा। तो एक्टिव हुआ कि पैसिव हुआ? पैसिव हुआ। पैसिव का फार्मूला क्या है कि पहले ऑब्जेक्ट आना है। अब ऑब्जेक्ट का सवाल क्या है? क्या। वर्ब क्या है? ख़त्म कर दिया जाएगा। क्या ख़त्म कर दिया जाएगा? मैच। तो क्या होगा? द मैच, ऑब्जेक्ट आ गया। विल, अब पैसिव है, विल के साथ क्या लगना है? बी। विल बी, और ख़त्म करना, मैच ख़त्म करना होता है कॉल्ड ऑफ। मैच को देखो, कुछ आपको मैंने कहा था वर्बल फ्रेजेस या प्रेपोजिशनल फ्रेजेस याद रखने पड़ेंगे। ये उनमें से एक है कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? ख़त्म कर देना। मीटिंग कॉल ऑफ हो गई है, ठीक है, मैच कॉल ऑफ हो गया है, ठीक है। तो क्या होगा? द मैच विल बी कॉल्ड ऑफ बिफोर टाइम, वक्त से पहले, बिफोर टाइम द मैच विल बी कॉल्ड। सो पैसिव का फिक्रा था, विल के साथ क्या आया? बी आया, ठीक है। कल शाम को असेंबली में बजट ज़रूर पेश कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कल शाम को असेंबली में बजट ज़रूर पेश कर दिया जाएगा, यानी मीन्स कल शाम को लाजमी बजट पेश कर दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? द बजट शैल बी, बजट के साथ देखो ना शैल आ गया। शैल क्यों आया? ज़रूर की सेंस में। द बजट शैल बी प्रेजेंटेड इन द असेंबली टुमारो इवनिंग। फिर देखो इन द इवनिंग टुमारो या टुमारो इवनिंग, वो आपकी मर्जी है। द बजट शैल बी, अब देखो शैल क्यों लगाया है? बजट के साथ तो भी लाना चाहिए था, थर्ड पर्सन है। हम कहेंगे ये ज़रूर की सेंस में आ गया। लेकिन अगर फिर वही बात अगर मैं नहीं, तो मैं कहूँगा द बजट विल डेफिनेटली बी प्रेजेंटेड। डेफिनेटली बी, फिर डेफिनेटली लगा दूंगा। श्योरली बी, सर्टनली बी, ठीक है, मैं लगा सकता हूँ। लेकिन बेहतर क्या है कि शैल को विल में बदल दें, विल को शैल में बदल दें। उसके बाद आ जाए बच्चों इसका नेगेटिव। नेगेटिव बहुत सिंपल है, याद रखें, जिन फिक्रों के अंदर हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में मौजूद होता है तो वो पैसिव में लाजमी होगा। तो इसका मतलब है एक्टिव और पैसिव का कॉमन हेल्पिंग वर्ब हो गया। अगर शैल विल था एक्टिव में तो शैल विल आ गया पैसिव में, तो इसका नेगेटिव भी एक ही होगा, इसका इंट्रोगेटिव भी एक ही होगा। तो चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, फर्क भी कोई नहीं पड़ेगा क्योंकि शैल विल मौजूद है। देखो ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव का नेगेटिव अलग, पैसिव का नेगेटिव अलग, पास्ट में भी ऐसी था। लेकिन अब आगे जितने भी टेंस हैं, सिर्फ दो टेंस निकाल के, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, बाकी जो 10 टेंस हैं बच्चों और 3 सिंपल के फिक्रे, 10 और 3 13, 13 के 13 किस्म के फिक्रों का फिक्रा। ये बाकी 10 में तो एक्टिव पैसिव होना है कि नेगेटिव हो इंट्रोगेटिव हो एक ही रहता है, क्योंकि इन सब में हेल्पिंग वर्ब एक्टिव पैसिव में कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है? हेल्पिंग वर्ब कॉमन होता है, ठीक है। तो अगर हम नेगेटिव करें तो क्या हो जाएगा कि शैल विल जो है वो चूंकि कॉमन है, फ्यूचर के हर टेंस में कॉमन है, शैल विल हर फ्यूचर के टेंस में आएगा, इसलिए फ्यूचर के तमाम फिक्र, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कोई भी फिक्रा हो, इन सब का नेगेटिव एक ही होगा कि शैल विल के बाद क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा, ठीक है। मिसाल लिखें, असलम विल नॉट गो टू लाहौर, असलम विल नॉट गो टू लाहौर टू बाय बुक्स टुमारो। अब देखो ना, असलम इसमें 2 यूजेज आई हैं। एक देखो पिछले जो लेक्चर में, लेक्चर नंबर मैंने मेरे ख्याल 19 में या 20 में आपको पढ़ाया था टू का इस्तेमाल, कि असलम विल नॉट गो टू लाहौर। असलम विल नॉट, असलम नहीं जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा? लाहौर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? टू बाय बुक्स। देखो ना, फिर टू का इस्तेमाल जब कोई काम किसी काम के लिए हो तो टू लगता है, और टू के बाद हमेशा वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म, वो रूल आ गया, टू बाय बुक्स टुमारो, ठीक है। आगे, ही विल नॉट बी डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड। ही विल नॉट बी, देखो ना, विल नॉट बी पैसिव, उसे धोखा नहीं दिया जाएगा दोस्त से, दोस्त के हाथों धोखा नहीं होगा। ही विल नॉट, क्योंकि दोस्त ने धोखा देना, उसने नहीं देना। ही विल नॉट बी, जिसको धोखा होना है वो पहले आ रहा है, पैसिव। ही विल नॉट बी डिसीव्ड, कौन धोखा नहीं देगा? बाय हिज फ्रेंड, सब्जेक्ट जो एंड पे आ गया। ही विल डेफिनेटली
not do anything to defame his family. He will definitely not do anything to defame his family. ठीक है, तो या आप देखो ना, डेफिनेटली नॉट डू एनीथिंग, तो हम उसकी जगह लिख सकते हैं he shall not do anything. डेफिनेटली नहीं लगाते तो फिर हम क्या सकते हैं he shall not do anything to defame his family. ठीक है, सो देखो इधर भी हमने ज़रूर की सेंस में। इसी तरह बच्चों अगर पैसिव सवालिया फ़िक्रे हो जाएं तो वही है, अगर कुदरती सवालिया हो तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है। अब चूँकि एक्टिव में पैसिव में एक ही हेल्पिंग वर्ब है, बल्कि मैंने कहा फ्यूचर के चारों टेंसों का एक ही हेल्पिंग वर्ब है शैल विल, तो वो बाहर आ जाएगा। अगर नेचुरल यानी जनरल इंट्रोगेटिव होगा तो शैल विल बाहर आएगा, फिर बाकी फ़िक्रा लिखा जाएगा। और अगर फोर्स्ड होगा तो सबसे पहले क्या आएगा, फिर उसी तरह पहले सवालिया लफ्ज़ यानी इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद शैल विल, उसके बाद फिर अगर एक्टिव है तो सब्जेक्ट, अगर पैसिव है तो ऑब्जेक्ट, या बाकी फ़िक्रा लिखा जाएगा। ठीक है, मिसाल उसकी देखते हैं फिर। विल ही टेक द मैट्रिक एग्जाम दिस ईयर, क्या वो इस साल मैट्रिक का एग्जाम देगा? विल ही टेक द मैट्रिक एग्जाम दिस ईयर, तो देखो सबसे पहले क्या आया, विल, क्योंकि मैट्रिक का एग्जाम उसने खुद देना है, एक्टिव। विल ही टेक द मैट्रिक एग्जाम दिस ईयर। आगे, विल ही बी पनिश्ड विदाउट एनी रीजन, क्या उसे बगैर किसी वजह से सजा दी जाएगी? तो पैसिव हो गया, तो विल ही, अब देखो ये नहीं कहा विल बी ही, विल ही, बी अंदर रहा, सिर्फ शैल विल बाहर आएगा। विल ही बी पनिश्ड विदाउट एनी रीजन। वाई विल ही बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ, क्यों खरीदेगा वो अगले महीने एक नई गाड़ी? वाई विल, अब वो खरीदेगा, एक्टिव सब्जेक्ट मौजूद है, कौन खरीदेगा वो, देखो ना सवाल कौन और क्या, कितने सिंपल सवाल है। वाई विल ही बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ, कि वो अगले महीने नई गाड़ी क्यों खरीदेगा। ठीक, आगे, वाई विल ही बी स्कोल्डेड बाय द टीचर विदाउट एनी रीजन, उसे बगैर किसी वजह के उस्ताद से डांट क्यों मिले पड़ेगी? फिर देखो डांट पड़ेगी, उससे डांट पड़ेगी, तो वो डांटेगा कि डांट कोई डांटेगा, कोई डांटेगा, तो पैसिव फ़िक्रा आ गया। अब वाई पहले आया इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद आ गया विल, उसके बाद ही, उसे डांट पड़ेगी, किसे पड़ेगी? उसे। हमने नहीं कहा कौन पड़ेगी, किसे पड़ेगी, क्या या किसे, किसे डांट पड़ेगी? उसे। ही बी स्कोल्डेड, बी अंदर रहेगा, बी बाहर नहीं आना, और स्कोल्डेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन स्कोल्ड करेगा? बाय द टीचर, सब्जेक्ट आ गया, और उसके बाद फिर क्यों स्कोल्ड करेगा? विदाउट एनी रीज़न, ये आर आ गया, पीएमआरटी में से आर। पीएमआरटी में से आपको पता है ना, ज़रूरी तो नहीं एक भी ना आए फिक्रे में, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन है, इजाफी चीज़ है। ठीक है, तो ये तो थी बच्चों इनकी मेजर बातें, बिल्कुल सिंपल है, फ्यूचर टेंस होते ही बड़े सिंपल है, इनमें कोई मुश्किल नहीं। अब आगे बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात, एक कि अगर ये सेंटेंसेस दो पार्ट्स में हो जाएं, दो हिस्सों वाले हों, तो इनके लिए कुछ रूल्स आपने याद रखने। सबसे पहला रूल क्या है, सेंटेंसेस इन टू पार्ट्स, कि अगर एक फिक्रे के दो पार्ट्स हों और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हों, दोनों क्या हों? इंडिपेंडेंट क्लॉज हों, दो पार्ट्स हों, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हों, और बेशक दोनों हिस्सों में फ्यूचर का टेंस लगा हो तो उसके टेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। पहला भी फ्यूचर में लिखा जाएगा, दूसरा भी फ्यूचर में लिखा जाएगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे तो रूल ये है कि अगर दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हों तो एक फ्यूचर और एक पास्ट हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट अगर हो, क्योंकि इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि वो किसी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे। ठीक, सो if both parts of a sentence are in future but in independent clause, it does not affect the tense of the sentence, कि वो उसके टेंस को अफेक्ट नहीं करता। मिसाल देखें, he will go to Lahore tomorrow, वो कल लाहौर जाएगा। he will go to Lahore tomorrow, वो कल लाहौर जाएगा। and बीच में कंजंक्शन आ गया, I shall visit my friend in couple of days, और मैं अपने दोस्त को एक आध दिन में, कपल ऑफ डेज का मतलब होता है एक आध दिन में, यानी कुछ दिनों में मैं उसको विजिट करूंगा। फिर सुन ले जुमला, ही विल गो टू लाहौर टुमारो, कंप्लीट, एंड कंजंक्शन, दो हिस्सों को जोड़ने वाला, आई शैल विजिट माई फ्रेंड इन कपल ऑफ डेज। देखो ना, इन दोनों फिक्रों को अगर हम अलग अलग कर दें, ही विल गो टू लाहौर टुमारो, कंप्लीट सेंटेंस, आई शैल विजिट माई फ्रेंड इन कपल ऑफ डेज, कंप्लीट सेंटेंस, तो दोनों इससे अलग अलग हो गए, दो कंप्लीट जुमले बन गए। ठीक, इसी तरह अगर फिक्रा इस तरह का हो, हाँ ये बड़े ध्यान से सुनना है,
कि अगर फ़िक्रा इस तरह का हो कि दोनों हिस्से फ्यूचर हैं, अब ये उर्दू के रूल और इंग्लिश के रूल में तजाद आने लगा है कि दोनों हिस्से फ्यूचर हैं, लेकिन एक हिस्सा इंडिपेंडेंट है और दूसरा हिस्सा सबॉर्डिनेट है। एक हिस्सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दूसरा हिस्सा सबॉर्डिनेट क्लॉज है बच्चों। तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा उसमें तो हम इंग्लिश में, उर्दू में दोनों के साथ शैल विल लगा होगा, गागेगी लगा होगा, इंग्लिश में नहीं लगेगा। ये फिर वो गलती है जो हमारे स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं बच्चों, इसका बड़ा ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी। तो उधर क्या होगा कि अगर ही मिसाल देखना, ही विल गो टू लाहौर टुमारो, सॉरी, तो अगर उसका जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा उसमें तो शैल विल हम लगाएंगे इंग्लिश में, जो सबॉर्डिनेट क्लॉज होगा उसके साथ हम शैल विल नहीं लगाएंगे। अब अगर शैल विल को हटा दें, पीछे रह जाता है V1 यानी फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। फिर सुन लें, अगर एक फ़िक्रे के दो हिस्से हों, पहला हिस्सा, एक हिस्सा, पहला नहीं, पहला या दूसरा कोई भी, एक हिस्सा इंडिपेंडेंट हो फ्यूचर में, दूसरा हिस्सा सबॉर्डिनेट हो, उर्दू में दोनों के साथ गा, गे, गी लगा होगा, लेकिन इंग्लिश में लग भी सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम उसकी इंग्लिश करते हैं तो जो हिस्सा इंडिपेंडेंट है उसमें हम शैल विल ज़रूर लगाएंगे, और जो हिस्सा सबॉर्डिनेट है उसके साथ हम शैल विल बिल्कुल नहीं लगाएंगे, उसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखेंगे। अब ये एक ऐसा एरर है जो कॉमन एरर्स में भी आता है, और ये वो गलती है जो ट्रांसलेशन में भी अक्सर हमारे स्टूडेंट करते हैं, क्योंकि हमें लकीर के फ़कीर, हमने तो देखा गा गेगी लगा हुआ, हमने लगा दिया। मिसाल देखें उसके, जब वो लाहौर जाएगा तो अपने दोस्तों से ज़रूर मिलेगा। देखो ना, जब वो लाहौर जाएगा, जब वो लाहौर जाएगा, बाद में मुकम्मल है, नाम मुकम्मल है, नाम मुकम्मल है, सबॉर्डिनेट, अपने दोस्तों से ज़रूर मिलेगा, मुकम्मल बात है। सो जब वो लाहौर जाएगा, इसका मतलब ये बात अगली बात पे डिपेंड कर रही, तो अगली बात इंडिपेंडेंट हुई, ये पिछली देखो ना, वो अपने दोस्तों से ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो अगर अगली बात ना हो तो पिछली की वैल्यू कोई नहीं है। अब देखें, जब वो लाहौर जाएगा, अमूमन हमारे स्टूडेंट तर्जुमा करेंगे व्हेन ही विल गो टू लाहौर, गलत। व्हेन ही गोज टू लाहौर, व्हेन ही गो, फिर सुन लें, अक्सर स्टूडेंट तर्जुमा करेंगे जब वो लाहौर जाएगा, तो लकीर के फ़कीर होने, जब लगा हुआ है, नाम मुकम्मल है, सबॉर्डिनेट, जब वो लाहौर जाएगा, व्हेन ही विल गो टू लाहौर, गलत। व्हेन ही गोज टू लाहौर, तो वो अपने दोस्तों से ज़रूर मिलेगा, और ज़रूर के लिए फिर शैल विल शैल में बदल जाएगा, ही शैल मीट हिज फ्रेंड्स, या ही विल डेफिनेटली मीट हिज फ्रेंड। यहाँ तो डेफिनेटली लगा दें, आपको बताया, दोनों तरीके बताए हैं कि आप डेफिनेटली लगा दें, ही विल डेफिनेटली मीट हिज फ्रेंड्स, या ही शैल मीट हिज फ्रेंड्स। तो बच्चों ये रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ, जब बजट पेश होगा, जब बजट पेश होगा, नामुकम्मल, देखो ना, बजट पेश होगा मुकम्मल, जब बजट पेश होगा नामुकम्मल, क्योंकि जब आ गया, शर्त आ गई, जब बजट पेश होगा दुकानदार चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे, तो दुकानदार चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे, मुकम्मल इंडिपेंडेंट। लेकिन जब बजट पेश होगा, तो जब बजट पेश होगा, चाहता है कि आगे कुछ बोला जाए, तो जो चाहता है कुछ बोला जाए इसका मतलब वो खुद नामुकम्मल है, तो पहले सबॉर्डिनेट आ गया, तो हम क्या कहेंगे, व्हेन द बजट विल बी प्रेजेंटेड, गलत, व्हेन द बजट इज प्रेजेंटेड, पैसे वे चुके तो इज एमआर लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो हम क्या कहेंगे, व्हेन द बजट इज। ये सबसे आज के लेक्चर का अहम तरीन पॉइंट यही था, ठीक है। सो व्हेन द बजट इज प्रेजेंटेड द शॉपकीपर्स विल इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ थिंग्स, कि वो चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। द शॉप ऑफ, दूसरे हिस्से में सब्जेक्ट कौन है, शॉपकीपर्स, उस शैल विल में से क्या आया, विल, वर्ब क्या आया, इंक्रीज, ऑब्जेक्ट क्या बढ़ा देंगे, कीमतें बढ़ा देंगे, प्राइसेस ऑफ, किसकी कीमतें, चीज़ों की, विल इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ थिंग्स, ठीक। ये तो बड़ा अहम पॉइंट था। इसी तरह का एक और अहम पॉइंट है बच्चों, कि अगर फिक्रे के दोनों हिस्से इस तरह के हों कि एक हिस्सा जो है, फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रेजेंट में है और सेकंड पार्ट जो है वो फ्यूचर में है, या फर्स्ट पार्ट फ्यूचर में है और सेकंड पार्ट प्रेजेंट में है, तो इनके टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी वो उर्दू में अगर प्रेजेंट में है तो इंग्लिश में भी वो प्रेजेंट में ही रहेंगे। मिसाल के तौर पे, ही विल गो टू लाहौर टुमारो, वो कल लाहौर जाएगा, वेयर एज आई गो टू लाहौर एवरी वीक, बल्कि मैं तो हर हफ्ते, देखो ना, मैं हर हफ्ते लाहौर जाता हूँ, ये मुकम्मल बात है, इंडिपेंडेंट है और प्रेजेंट में बोला गया, मैं हर हफ्ते। अगर इंडिपेंडेंट ना भी होता तब भी ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा,
प्रेजेंट और फ्यूचर में टेंस चेंज नहीं होता, ठीक है। सो व्हेन अब होगा ही विल गो टू लाहौर टुमारो, वो कल लाहौर जाएगा, कल लाहौर जाएगा, मुकम्मल बात। वेयर एज बीच में क्या लगा, कंजंक्शन। आई गो टू लाहौर एवरी वीक, मैं तो हर हफ्ते लाहौर जाता हूँ। आई गो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ा। या ही टेल्स मी, वो मुझे बताता है, ही टेल्स मी बताता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही टेल्स मी दैट ही विल गो टू लाहौर नेक्स्ट वीक, कि वो, हाँ देखो ना ये डिपेंड कर रहा है उसके ऊपर, लेकिन टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ये एक पहला फिक्रे में दोनों सबॉर्डिनेट इंडिपेंडेंट थे, इसमें पहला सबॉर्डिनेट है क्योंकि ही टेल्स मी, वो मुझे बताता है, क्या बताता है, इसका मतलब ये सबॉर्डिनेट है, ये डिपेंड कर रहा है अगले हिस्से पे, लेकिन फिर भी टेंस चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट प्रेजेंट रहेगा, फ्यूचर फ्यूचर रहेगा, ठीक। ही टेल्स मी दैट ही विल गो टू लाहौर नेक्स्ट वीक, या ही विल टेल मी, अब फ्यूचर पहले आ गया और नाम कमल है। ही विल टेल मी, वो मुझे बताएगा, क्या बताएगा, दैट ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, कि वो मेरा बेहतरीन दोस्त है, ठीक। सो बच्चों ये पॉइंट भी, ये सिंपल पॉइंट था, कोई इसका जिस तरह इससे पिछला पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 2 जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, इस तरह ये पॉइंट नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रू क्या है कि अगर फ़र्ज़ करें फिक्रे का पहला हिस्सा पास्ट में हो और सबॉर्डिनेट भी हो, फिक्रे का पहला हिस्सा पास्ट में हो और सबॉर्डिनेट भी हो, यानी मुकम्मल बात ना हो, अगर मुकम्मल हो फिर नहीं, इंडिपेंडेंट की बात नहीं हो रही, इंडिपेंडेंट होगा जो जिस टेंस में वैसे रहेगा। सबॉर्डिनेट हो और दूसरा हिस्सा फ्यूचर में हो, शेल विल, तो वो शेल विल जो है वो अपने पास्ट में चेंज होगा, और शेल विल का पास्ट होता है वुड। कई किताबें जो हैं या पाकिस्तानी किताबें शेल का पास्ट शुड और विल का पास्ट वुड लिखते हैं, गलत। इंग्लिश बुक्स के मुताबिक शेल विल दोनों का पास्ट वुड ही होता है, क्योंकि शुड का तो मीनिंग ही और हो जाता है, शुड का तो मतलब होता है चाहिए, तो वो सेंस ही और हो जाती है। तो शेल विल का पास्ट क्या होगा, वुड, तो हम शेल विल को वुड में तब्दील करेंगे, लेकिन शर्त क्या है वो उस पर डिपेंड कर रहा हूँ। सुने फिर सुने, अगर फिक्रे का पहला हिस्सा पास्ट में हो और सबॉर्डिनेट क्लॉज हो और दूसरा हिस्सा फ्यूचर में हो और इंडिपेंडेंट हो, लेकिन उसका शेल विल जो है वो वुड में तब्दील हो जाएगा। बाकी कोई शेल विल के बाद भी इन्फिनेटिव फॉर्म है, वुड के बाद भी इन्फिनेटिव फॉर्म है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पे ही सेड टू मी दैट ही विल गो टू लाहौर नेक्स्ट वीक, ही सेड टू मी दैट ही विल गो टू लाहौर नेक्स्ट वीक, ठीक है ना, ये गलत है। ही सेड टू मी दैट ही विल गो टू लाहौर, गलत, दुरुस्त क्या होगा, ही सेड टू मी दैट ही वुड गो टू लाहौर नेक्स्ट वीक, ठीक। ही सेड टू मी दैट ही वुड गो टू लाहौर नेक्स्ट वीक, ठीक। सो ये थे बच्चों फ्यूचर इंडेफिनेट की रूल्स, और ये जो नोट था, ये पॉइंट जो मैंने अभी पॉइंट नंबर 8 जो है, ये नोट 4 पॉइंट्स पढ़ाए हैं, ये इंतहाई अहम थे, यही इस लेक्चर का असल क्रक्स था, ठीक। तो बच्चों ये था फ्यूचर इंडेफिनेट का इस्तेमाल। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी, ख़ास तौर में इसमें जो एंड पे मैंने चीज़ें थोड़े जो 2 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस पढ़ाए हैं, ये इसमें चंद चीज़ें जो समझने वाली हैं, लेकिन इसमें आसान चीज़ ये है कि ये जो है ये ऐसा टेंस अब आगे शुरू हो रहे हैं सारे, यहाँ से अब लेके एंड तक, जिनके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स कॉमन होंगे, चाहे फिक्र एक्टिव हों, पैसिव हो, और ये चीज़ बहुत आसानी का बायस बन जाती है, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम इसके आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। एक्सरसाइज बड़ी सिंपल है कि यूज़ द करेक्ट फ्यूचर इंडेफिनिट इन द फॉलोइंग, यानी फिक्रे दिए हुए हैं, वर्ब भी दिया हुआ है, और मैंने कोशिश की थी, मैंने पीछे भी आपको कहा था, मैं कोशिश करूँगा कि मैं वही फ़िक्रे बार बार रिपीट करूं, ताकि एक ही फ़िक्रे में वही वर्ब हो और आपको पता चले कि उसका प्रेजेंट कैसे बनाते हैं, उसका पास्ट कैसे बनाते हैं, उसका फ्यूचर कैसे बनाते हैं, उसका कॉन्टिन्यूस कैसे बनाते हैं। कुछ चेंज होंगे, लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश करूँगा वही रहें, ठीक है। मसलन सेंटेंस नंबर 1, दे हेल्प्स देयर फादर। आप देखो ना, इसमें वर्ब क्या आया, हेल्प्स, और वो कहता है फ्यूचर इंडेफिनिट में बदलें, तो क्या हो जाएगा, दे विल हेल्प, दे हेल्प्स क्या बन जाएगा, विल हेल्प देयर फादर, ठीक। नंबर 2, द बुचर सेल्ड मीट एट चीप रेट, द बुचर, और ये देखो ये फिक्रा पिछली मशकों में भी आया है, द बुचर सेल्ड मीट एट चीप रेट, तो फ्यूचर क्या होगा इसका, फिर इसमें वर्ब क्या है, सेल्ड जो अंडरलाइन हुआ हुआ है, द बुचर विल सेल, द बुचर विल सेल मीट एट चीप रेट, ठीक। इसी तरह तीसरा फिक्रा, हैज़ ही प्लेज क्रिकेट विद यू डेली,
हैज़ ही प्लेज क्रिकेट विद यू डेली। अब ये देखो ना, ये इसको फ्यूचर में हमने बदलना है, तो हैज़ लगेगा, नो, विल ही, और प्लेज लगेगा, नो, प्ले। विल ही प्ले क्रिकेट विद यू डेली, विल ही प्ले क्रिकेट विद यू डेली। ठीक, उसके बाद आ गया सेंटेंस नंबर 4, he has always goes for a walk early in the morning, he has always goes for a walk early in the morning। तो क्या होगा, he will always, वो हमेशा जाएगा, he will। ज़हन में रखिए, हमने हर एक को फ्यूचर में बदलना है, he will go for a walk early in the morning। ठीक, नंबर 5, माजिद doesn't creates interesting stories, माजिद डजेंट क्रिएट्स। देखो ना, डजेंट क्रिएट्स, ये प्रेजेंट का है, इसको हमने फ्यूचर में बदलना है, तो क्या हो जाएगा, माजिद विल नॉट क्रिएट। डजेंट किस में बदला गया, विल नॉट में, और क्रिएट्स क्रिएट ही रहा, तो क्या हो जाएगा, क्रिएट्स क्रिएट बन गया, सॉरी। माजिद विल नॉट क्रिएट इंटरेस्टिंग स्टोरीज। ठीक, उसके बाद नंबर 6, ही didn't tried to talk to anyone। देखो ना, he didn't tried, तो he didn't पास्ट में लिखा गया, हमने इसको फ्यूचर में बदलना है, फ्यूचर क्या होगा, he will not try, he will not try। did not किस में बदला, will not में, और tried try में बदल गया, tried try में बदल गया। उसके बाद सेंटेंस नंबर 7, as the budget is presented the prices increase। अब देखो, फिर देखें, अब ये जो भी मैंने पीछे जब पढ़ाया रूल के, जब नाम मुकम्मल हो, देखो ना, as the budget is presented, जैसे ही बजट पेश होता है, अब ये नामुकम्मल बात है, इसलिए इसमें शैल विल इस्तेमाल नहीं होना। इस सेंटेंस को टिक कर लें बच्चों, निशानी लगा लें इस फिक्रे की, एज द बजट इज प्रेजेंट लिखा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, प्रेजेंटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव। लेकिन किसका पैसिव लगा, फिक्रा हमने बनाना है फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का ये रूल है कि अगर वो नामुकम्मल हिस्सा हो तो हम शैल विल इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे एज द बजट विल बी प्रेजेंटेड, गलत, एज द बजट इज प्रेजेंटेड। ठीक है, द प्राइसेस इंक्रीज, अब इसको फ्यूचर में बदलेंगे, द प्राइसेस विल बी इंक्रीज्ड। है ना, विल के साथ बी आया और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, पैसिव है, क्योंकि प्राइसेस वो तो नहीं बढ़ेंगी, कोई बढ़ाएगा, द प्राइसेस विल बी इंक्रीज्ड। नंबर 8, सम पीपल लुक्स सैड व्हेन दे सॉ एन एक्सीडेंट। अब देखो ना, तो क्या हो जाएगा, सम पीपल लुक्स सैड, क्या हो जाएगा, विल लुक सैड, सम पीपल विल लुक सैड। अब देखो, व्हेन दे, देखो ना, कुछ लोग उदास लगेंगे, कब लगेंगे, व्हेन दे सी। अब इधर हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये नाम का व्हेन लग गया, शर्त आ गई, जब वो देखेंगे, तो ये नाम का हिस्सा हो गया, तो हम ये कहेंगे सम पीपल विल लुक सैड व्हेन, ये नहीं कहेंगे व्हेन दे विल सी, नो, व्हेन दे सी एन एक्सीडेंट। ठीक, 9वां फिक्रा, ही इज पनिश बाय द पुलिस फॉर स्टील द कार। ठीक है, इसमें दो एरर हैं, पनिश और स्टील। ही इज पनिश बाय द पुलिस, तो क्या हो जाएगा, ही विल बी, पैसिव, शैल बिल के साथ क्या लगेगा, बी, ही विल बी पनिश्ड बाय द पुलिस। क्यों, फॉर, और फॉर के बाद क्या पढ़ा था पिछले से पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 19 में क्या पढ़ा था, फॉर स्टीलिंग द कार। ठीक है, फॉर स्टीलिंग द कार। ठीक, he will be punished for stealing the car। ठीक, 10वां फिक्रा, the teacher correct the errors of the students daily। ये सारे फिक्रे वो हैं बच्चों जो पीछे भी आए हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में भी यही थे, फ्यूचर में, प्रेजेंट में भी यही थे। the teacher correct the errors of the students daily, the teacher will correct the errors of the students daily, यानी वो करेक्ट करेगा या करेगी। नंबर 11, nobody know when the new shop is going to be opened। nobody know, अब देखो ना, किसी को पता नहीं है, nobody know, क्या नहीं पता,
व्हेन, फिर व्हेन अगले हिस्से के साथ है, शर्त अगले हिस्से के साथ आई है, तो हो जाएगा नोबडी विल नो, किसी को पता नहीं होगा। नोबडी विल नो व्हेन द न्यू शॉप इज गोइंग टू, उसको नहीं हमने छेड़ना, इज इजी रहना है क्योंकि वो इंडेफिनिट में आना है। इज गोइंग टू बी, और फिर ओपन बी के बाद वर्ब की हमेशा क्या नहीं है, थर्ड फॉर्म। पैसे में था ना, टू का एक्टिव क्या होता है, टू प्लस इन्फिनेटिव फॉर्म, टू का पैसिव क्या होता है, टू के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो टू बी ओपनड, नोबडी नो वेदर। और इस तरह के फिक्रे बच्चों एरर्स में आते हैं उर्दू में, क्योंकि उर्दू में हर चीज़ के साथ गागेगी लग सकता है, हमने इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश में नहीं लग सकता। ठीक है, तो नोबडी विल नो, किसी को नहीं पता होगा, व्हेन द न्यू शॉप, विल भी नहीं होगा, व्हेन द न्यू शॉप इज गोइंग, क्योंकि शर्त आ गई ना उसके साथ, जब उसके साथ आया, पिछले हिस्से के साथ नहीं आया। ठीक, हाँ, अगर पहले होता व्हेन द न्यू शॉप, तो फिर व्हेन वाले हिस्से के साथ शैल विल नहीं था लगना। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आ गया सेंटेंस नंबर 12, द कोच एज वेल एज द प्लेयर्स इज इंस्ट्रक्ट बाय द चेयरमैन। तो क्या हो जाएगा, द कोच एज वेल एज द प्लेयर्स विल बी इंस्ट्रक्टेड, क्योंकि कोच या प्लेयर्स खुद इंस्ट्रक्ट होंगे कि कोई करेगा, कोई करेगा, और कोई कौन है, चेयरमैन। तो क्या हो जाएगा, विल बी इंस्ट्रक्टेड बाय द चेयरमैन। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, ही विल मीट मी, ही विल मीट मी व्हेन ही विल कम टू सियालकोट। अब देखो, ही विल मीट मी व्हेन ही विल कम टू सियालकोट। अब देखो ना, जब वो सियालकोट आएगा, जब वो सियालकोट आएगा, तो जब सियालकोट आएगा तो इसका मतलब है नाम कमल होगी बात, पहला हिस्सा क्या है, वो मुझे मिलेगा, ही विल मीट मी, वो ठीक है। हम कहेंगे ही विल मीट मी व्हेन ही विल कम टू सियालकोट, नो, व्हेन ही कम्स टू सियालकोट। अगर फर्ज करो ये हिस्सा पहले होता, अगर ये हिस्सा पहले होता व्हेन ही विल कम टू सियालकोट कॉमा ही विल मीट मी, तो फिर हम पहले से हम कहते हैं व्हेन ही कम्स टू सियालकोट। सो बच्चों, ये रूल जो है ना, दो रूल आपने बड़े पक्के याद रखने। एक ये वाला कि अगर दोनों हिस्सों में शैल विल है और वो एक हिस्सा मुकम्मल है और एक नामुकम्मल है, जो नामुकम्मल है यानी सबॉर्डिनेट है, चाहे वो पहले है या बाद में है, उसके साथ शैल विल नहीं लगना। ठीक है, दूसरा रूल ये याद रखना है कि अगर एक हिस्सा इंडिपेंडेंट है और एक सबॉर्डिनेट है, पहला अमूमन सबॉर्डिनेट होगा, बाद वाला इंडिपेंडेंट होगा, पहला पास्ट में है तो दूसरे को भी खुद ब खुद पास्ट में तब्दील होना पड़ेगा, उसको आप छोड़, हाँ दोनों इंडिपेंडेंट हो फिर ये रूल लागू नहीं होगा। मसलन ही विल मीट मी व्हेन ही कम्स टू सियालकोट। अगला फिक्रा है, आई टोल्ड हिम, पास्ट, आई टोल्ड हिम दैट आई विल डू दिस वर्क अलोन। आई टोल्ड हिम, अभी रूल देखो बताया, आई टोल्ड हिम पास्ट और नाम कमल, आई टोल्ड हिम, टोल्ड व्हाट, नाम कमल अगला हिस्सा, दैट आई विल डू दिस वर्क अलोन, के ये मैं काम अकेले कर लूंगा। अब देखना, आई विल डू बिल्कुल ठीक है, अगर आई वुड डू दिस वर्क अलोन। ठीक है, उसके बाद देखो आखिरी फिक्रा, व्हेन आई वेंट देयर इट विल बी रेनिंग। तो क्या होगा, व्हेन आई, अब देखो ना पहला हिस्सा व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां जाऊंगा, तो होना तो चाहिए व्हेन आई विल गो देयर, नो, व्हेन आई गो देयर। ठीक है, व्हेन आई गो, फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ रेशियो बनानी है, तो हो जाएगा व्हेन आई वेंट देयर नहीं, व्हेन आई गो देयर। ठीक है, इट विल बी रेनिंग। ठीक है, तो क्या होगा, व्हेन आई गो देयर इट विल बी रेनिंग। इसको अगर हम पास्ट में एक बनाना चाहें तो इस समय बना सकते हैं, व्हेन आई वेंट देयर इट वुड बी रेनिंग, लेकिन वो इतना अच्छा फिक्रा नहीं है, ये ज़्यादा बेहतर फिक्रा है, व्हेन आई गो देयर, जब मैं वहाँ जाऊँगा, इट विल बी रेनिंग, बारिश हो रही होगी। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का है, वो आगे आना है अभी, लेकिन वे तो फिक्रे के हम इस्तेमाल देख रहे हैं ना, कि फिक्रे के अंदर जो है वो हमने शैल विल लगाना है, यहाँ शैल विल लगाना है, रूल तो है कि फ्यूचर इंडेफिनिट लगाएं, तो यहाँ शैल विल आना चाहिए, नहीं आएगा। ठीक है, सो बच्चों ये रूल आपने याद रखने। सो देखो बच्चों, एक्सरसाइज में भी मैं कोशिश ये करता हूँ कि वही फिक्रे दोबारा रिपीट करूँ, सिर्फ आपको पता चलेगा इसी फिक्रे का प्रेजेंट क्या होगा, इसी का पास्ट क्या होगा, इसी का फ्यूचर क्या होगा। आपने देखा मेरी जो मिसालें भी होती हैं, बजट वाली मिसाल कितनी दफ़ा आ गई है, मैं वही फिक्रे बार बार रिपीट करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम और फिक्रे नहीं बना सकते, हज़ारों फिक्रे बना सकते। रेपिटेशन का मतलब होता है कि बच्चों को, देखो ना, जब बच्चों को टेबल आप जब पढ़ाते हैं तो आप कोशिश करते हैं एक ही जुमले में वर्ब की मुख्तलिफ शक्लें उसकी बताएं। आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल। अब आप कोशिश करेंगे कि सिर्फ वर्ब चेंज हो, बाकी ना चेंज हो। ये सूल है,
इंग्लिश लैंग्वेज के टीचिंग का ये असूल है कि सिमिलर चीज़ को लेके चलो और उसके अंदर उसको वेरिएशन बताओ कि टेंस के साथ साथ क्या तब्दीली होगी। तो बच्चों ये थे आज का लेक्चर फ्यूचर इंडेफिनिट का। इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो है वो हमारा अब होगा कॉन्टिन्यूस का, और उसका वो कॉन्टिन्यूस में फिर तीनों आएंगे, प्रेजेंट भी आएगा, पास्ट भी आएगा, फ्यूचर, आगे सारे टेंसेस इसी तरह आएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तवज्जो से लेक्चर्स को सुने बच्चों, इनको टाइम दिया करें, इनमें चीज़ें नोट किया करें। ठीक है, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।